बात करने वाला हूं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। आप कहेंगे बांग्लादेश की चर्चा, बांग्लादेश इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? यह तस्वीरें कुछ गवाही दे रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2008-9 से प्रधानमंत्री थी लगातार। उन्हें देश छोड़ना पड़ा। सेना ने नियंत्रण ले लिया है बांग्लादेश का। हेलीकॉप्टर से पहले उड़ी और उसके बाद हवाई जहाज के जरिए हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से सटा हुआ दिल्ली में वो पहुंच गई हैं। शरण मांग रही हैं इंग्लैंड से, जिसने मना कर दिया है। अभी फिलहाल भारत की मेहमान हैं, पर इसके मायने क्या हैं जो ये बांग्लादेश में हुआ और ये क्यों हुआ, ये समझने की बहुत जरूरत है। और भारत पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि भारत से सटी हुई है सीमा। बांग्लादेश दरअसल अस्तित्व में आया, इसका जन्म ही जो हुआ उसमें भारत ने दाई की भूमिका निभाई थी। भारत की वजह से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अब उस बांग्लादेश में यह अस्थिरता भारत के लिए क्या मायने रखती है, और जो ये बर्रा सगीर है, इस बर्रे सगीर में, इस खित्ते में, दक्षिण एशिया के इस खित्ते में इसके मायने क्या हैं, यह समझने से पहले यह हुआ क्यों, इसकी तह में जाना भी जरूरी है। बांग्लादेश पिछले कुछ सालों में लगातार बात हो रही थी, एक जबरदस्त इकोनॉमिक स्टोरी था, आर्थिक सफलता, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि विकास दर भारत से भी आगे चली गई थी, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया था। बाहर आप जाएं, मेक इन बांग्लादेश एक लेबल के तौर पर आप देख पा रहे थे। तो उस बांग्लादेश में यकायक लाखों की तादाद में भीड़ सड़कों पर क्यों उतर आई? इतना असंतोष, इतना गुस्सा, और इसमें सबसे ज्यादा पुट युवाओं का। इसके पीछे आरक्षण, हमारे देश में भी आरक्षण की बड़ी चर्चा होती है, और कोटा विदन कोटा, ना सिर्फ दलितों के लिए, जो पिछड़ी जातियों के लिए कोटा विदन कोटा की बात चल रही है, जातिगत जनगणना की बात चल रही है, वो तो अभी ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो ही रही है। एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट और खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सब आरक्षण से जुड़ा हुआ है। आरक्षण मतलब रोजगार। अब 1971 में जब बांग्लादेश बना, तो उस अभियान में, उस मुहिम में, उस आंदोलन में जिन जिन बांग्लादेशियों ने शिरकत की थी, योगदान दिया था, यानी कि वहां के स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनकी पुश्तों को, उनकी नस्लों को आरक्षण दिया गया नौकरियों में, 30% आरक्षण। अब उसे शेख हसीना सरकार ने एक चतुर, स्मार्ट बाय हाफ इसे कह सकते हैं, राजनीतिक रणनीति के तहत उसे हटा दिया। क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई उनको दे दिया, उनकी एक पुश्त को, एक नस्ल को दे दिया, बहुत है, दूसरी को दे दिया वो भी, अब तीसरी भी, ये ताउम्र क्यों चलता रहेगा? और आरक्षण का ये खेल होता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो शेख हसीना ने कहा कि हम हटा देते हैं, पर उसको बहाल कर दिया हाई कोर्ट ने। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो भी 5% पर आ गया। अब 5 का भी उसमें 2 और जुड़ गया था, 7% हो गया। इसका समर्थन कर दिया शेख हसीना ने कि भाई ये तो अदालत का अब फैसला है, मैं क्या करूं। लोग सड़कों पर आ गए, उग्र हो गया आंदोलन, लगभग 200 युवाओं की मौत हो गई, और इसमें 100 जुड़ गए। अभी पिछले रविवार यानी कि कल गोलियां चली, और प्रदर्शनकारी छात्रों को, युवाओं को रजाकार कहा गया। रजाकार कौन थे? 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा था, तो जो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पाकिस्तान के वहां पर समर्थक थे, उन्हें रजाकार कहा जाता था। और वहीं बात ना थमते हुए
या रुकते हुए शेख हसीना ने इन छात्रों को आतंकवादी भी कह दिया और हिंसा भड़की। कल 100 युवा उनकी मौत हो गई। सेना ने भी कहा कि भैया अब बहुत हो गया, ऐसे काम नहीं चलने वाला, आप जाइए यहां से, तशरीफ का टोकरा ले जाइए इस देश से, हमें चलाने दीजिए। तो शेख हसीना आज दोपहर में भागी भागी दौड़ी दौड़ी वो अब भारत पहुंच चुकी हैं। अब वो भारत की एलाय थी और इस खित्ते में, बर्रे सगीर में, हमें एलाइज की आजकल एक दरकार हो गई है, कमी महसूस हो रही है। अभी 1 अगस्त को ही देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैनेजिंग इंडियाज रिलेशनशिप्स विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज इज डिफिकल्ट ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, द साइज ऑफ दीज नेशंस एंड सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस। कि ये एक कठिन सवाल होता जा रहा है। भारत के अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ रिश्ते, और पाकिस्तान की बात करना तो यहां बेमानी है, वहां तो 36 का आंकड़ा है ही। अफगानिस्तान में तालिबान का अब शासन है। ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के, और वो चीन समर्थक माने जाते हैं। म्यांमार में 2 साल पहले ही तख्तापलट हो गया है, आंग सान सूची को जेल में डालकर वहां पर मिलिट्री ने कमान संभाल ली है। श्रीलंका चीन की गोदी में बैठा हुआ है। मुइजू जो मालदीव्स के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां पर तो भारतीय सेना की टुकड़ियां होती थी, उनको वापस भेज दिया। वो चला था ना, ट्रेंड किया था कि बॉयकॉट मालदीव्स, पर सामरिक रिश्तों में ये बॉयकॉट सुनने में, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने में बड़ा मजा आता है, पर जब रिश्ते होते हैं देशों के बीच में, उसके सामरिक असरात पर क्या उसके मायने हैं, उन पर भी ध्यान देना होता है। तो चारों तरफ क्या हम अनफ्रेंडली नेशंस से अब घिर गए हैं, या अनफ्रेंडली सत्ताओं से? देशों की बात छोड़ दे, पर वहां जो सत्ता पर आसीन है वो क्या भारत के प्रति सकारात्मक नहीं है? और इसी फेहरिस्त में अब क्या बांग्लादेश भी जुड़ गया? वहां अब ये नाराजगी है। और युवाओं की अगर बात करूं, मैंने आरक्षण का जिक्र किया, नीट का भी जिक्र कर देता हूं। आप कहेंगे अरे नीट तो यहां पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होता है इम्तिहान, वहां नीट का इस्तेमाल किस सेंस में होता है? नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ना तो रोजगार है, ना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ना कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। 15 से 29 साल के 40% वहां के युवा इस श्रेणी में आते हैं। और वहां से शरणार्थियों की जो तादाद है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। वो भारत में, हमारे देश में एक राजनीतिक मुद्दा बनता ही बनता है। सीए, एनआरसी, आधा तो बांग्लादेशी शरणार्थियों के चलते हैं। अब अगर बांग्लादेश में हालात इतने हिंसक हो जाते हैं और वहां पर बीएनपी जो विपक्षी खेमा है और जो जमायते इस्लामी है, जिसको प्रत्यक्ष और परोक्ष आईएसआई पाकिस्तान का सीधा समर्थन मिलता है, उन्हें बैक करेंगे तो वहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो भी उधरता दिखेगा। तो उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, उसकी एक वानगी आपको देता हूं। सुवेंदु अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल में। वो कहते हैं कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, आप तैयार रहें। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे यहां भी असर पड़ेगा क्या? और जो हिंदू मुसलमान हम बात बात पे करने लगते हैं, क्या बांग्लादेश एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है? और यहां पर संयम बरतना कितना अहम हो जाता है, यह अपने आप में 1 लाख टके का सवाल है। और हम किसके साथ चलते दिखाई दें? मैं फिर से यहां पर कहना चाहूंगा, यूके ने कह दिया है हम अजाइलम नहीं देंगे, हम शरण नहीं देंगे शेख हसीना को। और शेख हसीना का दिल्ली में होना, तो वो भारत सरकार किस तरह से इसको पेश करती है, ये भी अपने आप में एक डिप्लोमैटिक, एक राजनयिक
चुनौती है क्या? प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, वो कह रहे हैं बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल बन गया है, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इस पर रणनीतिक अगुवाई करनी चाहिए। संजय सिंह अपनी राजनीति तलाश रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहां भी भारत की तरह ही विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया था। मतलब वहां तो यहां तक आरोप लगे कि शेख हसीना ने पूरा का पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है उसी को अपने कब्जे में ले लिया। शाम चुनाव हो रहे थे, ऐसे आरोप भी लगे हैं। तो इस सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में, इस खित्ते में ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, भारत पोजीशनिंग क्या करे, चुनौतियां क्या हैं, रास्ते क्या हैं, बहुत अहम चर्चा है ये और संवेदनशील मुद्दा भी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पड़ोस में तख्तापलट और गदर, भारत पर क्या असर, और हिंदुस्तान के चारों ओर अस्थिरता का कैसा शोर, और ये अस्थिरता का शोर क्या हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।